And I think bits is the smallest unit of data. So collection of bits क्या बना रहा है? बाइट. एंड कलेक्शन ऑफ बाइट, इसको हम लोग फील्ड बोलेंगे या फिर एट्रीब्यूट बोलेंगे. और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, कलेक्शन ऑफ फील्ड एक रिकॉर्ड, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फाइल, और कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड डेटाबेस. देखेंगे दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ डेटा. अगर हम लोग सिंपल समझिए कि अगर एक स्टूडेंट की बात करें, कि अगर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड हम आपसे पूछें तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर, मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर हो गया, नेम, रोल नंबर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स. दी ऑल आर नोन एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स. क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना अगर हो तो ये सारे फील्ड्स अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का कंप्लीट मिल जाता है, लाइक नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एज फीस डिटेल्स जो भी है, तो हम कहेंगे कि ये रिकॉर्ड है स्टूडेंट का. तो और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दीज ऑल आर नोन एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स. और फील्ड कैसे बना है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ बाइट्स. और बाइट कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ बिट्स. कलेक्शन ऑफ बिट्स मेक अ बाइट. कलेक्शन ऑफ बाइट मीन्स कैरेक्टर मेक्स अ फील्ड और एट्रीब्यूट. और अगर बहुत सारे एट्रीब्यूट अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मिल जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे कि दिस इज अ रिकॉर्ड. राइट? और बहुत सारा रिकॉर्ड अगर आपके पास हो जाता है तो आप वेयर यू विल कीप इट? आई थिंक it will be kept in a file. And suppose there are so many files you have, then you will use either almira or covered. No, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? डेटाबेस, जिसमें डिफरेंट तरह के फाइल्स हम लोग रखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को समझ में आया कि डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स. अब यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए इंटर रिलेटेड. मीन्स सपोज मान लिया जाए कि अगर हमारे पास स्टूडेंट से डिटेल्स जितना है, उसका फीस का मान लिया जाए फाइल है, उसका एकोमोडेशन का फाइल है, बस का डिटेल्स का फाइल है, तो देर आर सो मेनी फाइल्स विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. सो ऑल द फाइल्स आर केप्ट इन अ location where that is called database. So database is collection of interrelated files, and file is collection of records, and collection of records make a field. Sorry, collection of record make a file, and a record may contain more than one fields, and fields is collection of bytes, and byte is collection of bits. So this is called hierarchy of data. Clear? तो हम लोग डेटाबेस किसको बोलेंगे समझ में आया? Where we will keep the files, and all files must be interrelated to each other. एक दूसरे से रिलेटेड होगा. So file क्या है? Collection of records. Record is collection of attributes. Attribute is collection of bytes, and byte is collection of bits. डेटाबेस समझ में आया क्या है डेटाबेस? हम्म. यस सर। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये डेटाबेस तो हमको समझ में आया, लेकिन डीबीएमएस क्या है? दिस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डीबीएमएस को हम लोग एक डायग्राम से हम दिखा रहे हैं. सपोज दिस इज अ कंटेनर, और you can say this is the database where so many files are kept. These are the different files. This is the database, right?
डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे स्टोर है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। डीबीएमएस और डेटाबेस कैसे रिलेटेड है। डीबीएमएस, सबसे पहले अपना यूजर कोई रिक्वेस्ट किया, किसको रिक्वेस्ट करेगा वो? मैनेजमेंट सिस्टम को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। Database management system will receive the query of the users, and according to requirement of the users it goes to database, means it make link with the database and search the result according to the request, and it will retrieve the data, and it will provide to the users. This is the output जो यूजर को मिलेगा। तो I think you can see here database and database management system both are quite different. Database management system is a set of hardware and software which will manage your database, and it will make the interface with users and database. Users will request as per their requirement. DBMS will receive the queries from the users, and with the help of operating system, it will search the record from existing database, and that file or that information will be retrieved according to the query of the users, and it will give to the out users. समझ में आ रहा है क्या डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे, हाउ डेटा आर क्रिएटेड, हाउ फाइल आर क्रिएटेड, हाउ द डिफरेंट डेटा आर स्टोर्ड, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, how the particular data can be retrieved from the existing database, what should be the file length of the file, what are different kinds of the attributes, each and everything are known to DBMS. Means every kind of management is goes to database management system only. So database and DBMS के बीच में इंटरफेस, सॉरी यूजर्स और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस बनाने का काम कौन करता है? डीबीएमएस। एक चीज आप सिंपल एग्जांपल से इसको हम लोग समझाएंगे। सपोज मान लिया जाए एक मेडिसिन शॉप की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट लोकेशंस में रखा हुआ है। वहां पर आप देखते होंगे कि एक सेल्समैन है, आप जब जाते हो जस्ट यू विल गिव योर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन आप उसको देते हो, वो उसको क्या करता है, वो पढ़ता है और केवल उसी रैक में जाएगा जहां आपका मेडिसिन पड़ा हुआ है, और वो रिट्रीव करके आपके तक पहुंचाता है। तो आप इसमें बता सकेंगे कि डीबीएमएस का काम कौन कर रहा है? सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर, राइट। और डेटाबेस क्या है? जहां हम आपके सारे मेडिसिन स्टोर हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसका मतलब है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटाबेस ये पता है कि हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन द डेटाबेस, मतलब आपके मेडिसिन किस तरीके से रखा हुआ है शॉप में, ये इसको पता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई ये आपके मेडिसिन है और इसी दुकान में मेडिसिन पड़ा हुआ है, आप उससे ले लो, तो आई थिंक हमको लगता है कि आपको दिन भर भी पड़ लग जाए, but you will not able to search the particular medicines because you have no idea how the medicines are organized in the shop. Is it clear? तो who will know it? मतलब इसका मतलब है कि डेटा को स्टोर करने के से लेकर के कैसे डेटा को रिट्रीव करेंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? डेटाबेस मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम लोग आज यही पढ़ने जा रहे हैं कि डीबीएमएस क्या है, and what we can do with the database management system, and what are the different components, how they are interrelated, right? Diagram समझ में आया? Yes sir. Just I want to show how the database and database management system are different. Clear?
सो जस्ट सी, हम शेयर करने जा रहे हैं एक स्क्रीन। विजिबल है आप लोग के पास? Yes, sir. कि आपका ब्लॉक है, कह रहा है कि a database is a collection of related information stored so that it is available to many users for different purposes. क्लियर है जो अभी हमें पढ़ाया उस एग्जांपल से? The content of the database is obtained by combining data from all the different sources in the organization so that data are available to all users and redundant data can be eliminated or at least minimized. तो अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। जरा सा इस डेफिनेशन को अगर आप लोग के पास ब्लॉक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a combination of hardware and software that can be used to set up and monitor a database and can manage the updating and retrieval of database that has been stored in it. क्लियर है? डेटाबेस का डेफिनेशन जो अभी हम समझा रहे हैं वही है। DBS is a combination of hardware and software that can be used to set up and monitor a database and can manage the updating and retrieval of database that has been stored in it. तो अब हम देखें कि what are the different kinds of activities can be performed by DBMS. First है creating a file. फिर वो फाइल को क्रिएट करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होगा। एडिशन टू डेटा, जिसको हम लोग अपेंड कहेंगे या इंसर्शन कहेंगे, एडिशन टू डेटा, डिलीशन ऑफ डेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, these all are possible by using creation, addition and deletion of entire files. And so this is the one of the important activities of or responsibilities of database management software. Second is retrieving data collectively or selectively. मतलब all data can be retrieved or more than one data can be retrieved or a particular data can be retrieved from the existing database. So it is possible only through the database management software. Data stored can be sorted and indexed at the user's discretion or direction. मतलब हम लोग डेटा को स्टोर भी कर सकेंगे और इसको हम लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग समझ रहे हो? अरेंजिंग ऑफ डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। देखिए अभी जो डायग्राम मैं आपको बता रहा था उसी कंसेप्ट को यहाँ समझाया है। थोड़ा सा देखिए तो जो डायग्राम अभी हम बता रहे थे वही डायग्राम है। Just it will request, just it will take the queries from the users. With the help of operating system, it will make interface with database and it produce output to the users also. And these are the different languages ये जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो DBMS क्या कह सकते हैं कि इंटरफेस बिटवीन यूजर्स फिजिकल डेटाबेस एंड यूजर्स रिक्वेस्ट। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. हेलो,
तो very first you will keep in your mind database management system is a hardware of combination of hardware and software. Basically it is used to create a table, create a file, delete a particular particular record from existing file, existing database, modification in existing file, storing and sorting, retrieving. These are the different capabilities of DBMS. Right? समझ में आया? Yes, sir. अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि DBMS में और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और DBMS का ऑब्जेक्ट ये क्या कहते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है. बट बिफोर गोइंग टू सी द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, we will see traditional file oriented approach. ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब हुआ कि जिसमें हमारे पास डेटाबेस का कंसेप्ट नहीं था, तो फाइल बेस्ड फाइल ओरिएंटेड अप्रोच की बात मैं कर रहा हूं. तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, डिसएडवांटेजेस जो था किसका, ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का, वो था डेटा रिडंडेंसी. कैन यू टेल मी व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? Repetition of data. रिपीटेशन ऑफ डेटा. देखिए डेटा रिडंडेंसी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था फाइल बेस्ड सिस्टम का. हम लोग ऐसे समझें कि सपोज मान लिया जाए कि कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं हो रहा है, फाइल बेस्ड सिस्टम से काम हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ फाइल्स जो होंगे ज़्यादा होंगे और डेटा का रिपीटेशन होगा. जैसे मैं एग्जांपल से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि क्या डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है. सपोज मान लिया जाए कि हमारे पास एक फाइल है, हम अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं. मैं खुद का मान लिया जाए कि हमारे पास जितने भी कॉलेज में लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो एक पर्टिकुलर फाइल होगा जो अकाउंट सेक्शन के पास होगा, जिसमें सारे टीचर्स का डिटेल होगा कि नहीं. मैं फाइल बेस्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ. अब मान लिया जाए कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद का एक मान लिया जाए कि इग्नू से रिलेटेड हूँ या इग्नू का कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है. तो अगर जहां इग्नू चूंकि इस कैंपस में चल रहा है तो इग्नू का अपना एक अलग फाइल होगा, उसमें भी मेरा रिकॉर्ड होगा कि नहीं. Yes, sir. और सपोज मान लिया जाए कि एक फाइल बना हुआ है पूरे कॉलेज के डिफरेंट HODs का, तो वहां भी मेरा एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ होगा. मान लिया जाए कि हम लोग परचेज कमेटी होती है कॉलेज की, उसका अपना एक अलग फाइल है, तो उसमें जितने मेंबर्स होंगे उसमें भी मान लिया जाए मैं हूं तो मेरा डेटा वहां भी है. अब मान लिया तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक ही रिकॉर्ड, एक ही डेटा डिफरेंट फाइल में सब जगह पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा रिडंडेंसी बोलेंगे. फाइल बेस्ड सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि डेटा का रिपीटेशन होगा. दूसरा है प्रोग्राम और डेटा डिपेंडेंसी. इन ट्रेडिशनल अप्रोच, इफ अ डेटा फील्ड इज टू बी एडेड टू अ मास्टर फाइल, all such programs that access the master file would have to change the allow for this new file field, which would have been added to the master record. जहां हमारे पास जो मास्टर रिकॉर्ड है, अगर उसमें हम लोग कोई एट्रीब्यूट या कोई फील्ड हम लोग ऐड करते हैं, तो आपको जिस प्रोग्राम के थ्रू उस फाइल को एक्सेस करना है उसमें भी मॉडिफाई करने की जरूरत होगी. यानी कंप्लीट ये जो है प्रोग्राम और डेटा डिपेंडेंसी इसमें है. नेक्स्ट बता रहा है इसका ड्रॉबैक, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. समझिएगा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इन व्यू ऑफ द strong coupling between the program and the data, most information retrieval possibilities would be limited to well anticipated and predetermined requests for data.
इसका मतलब है कि फाइल बेस्ड सिस्टम में अगर हम लोग प्रोग्राम से किसी फाइल को डेटा को एक्सेस करते हैं तो जो स्पेसिफिक फाइल में हम लोग जो प्रोग्राम में लिखेंगे कि किस तरह डेटा को रिट्रीव करना है, मात्र केवल वही डेटा रिट्रीव हो पाएगा। रन टाइम में अगर मेरा रिक्वायरमेंट और क्वेरी चेंज होता है तो each and everything are required to change. So we can say this is the lack of flexibility. ये flexible नहीं है, ये completely dependent है किस पर, प्रोग्राम पे या डेटा पे। तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक था फाइल बेस्ड सिस्टम का, रिडंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और इसी अप्रोच को कम करने के लिए मोटिवेशन आया इधर DBMS की तरफ। Having pointed out some difficulties that arise in straightforward file-oriented approach towards information system development, it is useful to see how the problem stated above can be कह रहा है mitigated by using the database approach। अब इसके लिए कह रहा है कि इसमें मोटिवेशन आया कि इसमें हम लोग क्या करें, कैसे ये ऊपर सारे ड्रॉबैक को कम किया जा सकता है। तो हमारे पास आया कि इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी DBMS का अप्रोच आपके सामने आता है। डेटाबेस बेसिक में सबसे पहले डेटा आइटम पता है आपको, जो कंफ्यूजन होगा हमको पूछेंगे। एट्रीब्यूट्स अभी मैंने आपको समझाया है। सर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जब बोले ना वहाँ पे कि फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम था, तो ये और क्या बोलते हैं प्रोग्राम डिपेंडेंसी दोनों तो एक ही लग रहा था सर। प्रोग्राम डिपेंडेंसी हुआ और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो रिक्वायरमेंट जैसे जैसे फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं है कि जैसे देखो, और जब DBMS सॉफ्टवेयर की सहायता से जैसे तुम मान लिया जाए कि अभी चाहा कि हम असेंडिंग इजीली ऑर्डर में चेंज सॉफ्टवेयर नहीं किया जा सकता, मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, रिट्राइव नहीं किया। हाँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, जो फिक्स्ड है उसी के तरीके से हम देख सकते हैं, उसमें हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग नहीं कर सकेंगे, फिर बहुत सारा चेंजेस करने की जरूरत होगी। अब इसमें डेटाबेस अप्रोच में इसको हम लोग कर सकते हैं। आगे अभी हम लोग देखेंगे जब SQL पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए डेटाबेस में अगर एक बार आप सिंपल समझो ना, C++ या C पढ़े हो फाइल हैंडलिंग में, अगर किसी पर्टिकुलर फाइल से डेटा को जो रिट्रीव करने के लिए जो कोडिंग आप करेंगे, वो कोडिंग जब भी रन कराएंगे तो फाइल से वो सारा रिकॉर्ड आपके पास फिक्स हो जाएगा या रिट्रीव हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रोग्रामर के पास जाना होगा, प्रोग्रामर को ये बताना होगा और वो भी ऑप्शंस उसको डालना पड़ेगा प्रोग्राम में। लेकिन हम लोग डेटाबेस अप्रोच में ये चीज नहीं होता है। तो अभी हम लोग केवल ये देखना चाह रहे हैं, यही सारे प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग DBMS अप्रोच यूज करते हैं। इसमें कुछ टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। जो एट्रीब्यूट्स क्या है तो अभी हम समझाए हैं कि मान लिया जाए कि स्टूडेंट, अगर हम लोग एक इंटिटी बोले तो स्टूडेंट एक इंटिटी है तो उसका अपना एक एट्रीब्यूट होगा, चाहे नेम होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होंगे, एग्जामिनेशन होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा। दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी। So the real world which is being attempted to market on to the database would consist of occasionally a tangible object such as employee, a component in an inventory or a space, or it may be intangible such as an event, job description। इतना आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। कह रहा कि जितने भी जैसे सपोज स्टूडेंट है, एम्प्लॉई है, उसको हम लोग एंटिटीज बोलेंगे, लेकिन उस एंटिटी का अपना एक एट्रीब्यूट होगा जिसको हम लोग फील्ड नेम बोल रहे थे। जैसे स्टूडेंट अभी एग्जांपल में समझाया था, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। सारा कि एन एट्रीब्यूट में बी एक्सप्रेस एज नंबर और एज अ टेक्स्ट, इट में इवन विद अ स्कैन पिक्चर या साउंड सीक्वेंस या मूवी पिक्चर एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग किसी एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं तो
बहुत सारे एट्रीब्यूट अगर मिलेगा तो एक क्या बन रहा था, एक रिकॉर्ड बन रहा था, और उस रिकॉर्ड से हम लोग एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए आपके सामने जो दूसरा टर्म आपके सामने बार बार पूछता है एग्जाम में, वो है स्केमा और सब स्केमा। स्केमा क्या है? ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो? जैसे स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड आपको स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा, और वो स्ट्रक्चर, आवाज नहीं जा रही है ना, बहुत आ गया। देखिए स्केमा क्या कर रहा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्केमा और सब स्केमा में डिफरेंस करने का। स्केमा हुआ कह रहा है कि दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्केमा, और उसका एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सब स्केमा बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया है इसमें, आपने देखिए स्केमा और सब स्केमा का डिफरेंस। A simple analysis to distinguish between the schema and sub-schema may be that if the schema represented a road map of Delhi showing major historical sites, educational institutions, railway stations, roadways, stations, एयरपोर्ट्स etc. कह रहा है कि अगर दिल्ली की जो डिफरेंट हिस्टोरिकल पैलेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रेलवे स्टेशन है, इस पूरे मैप को अगर हम लोग स्केमा कहें तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कह रहा है सब स्केमा कुड बी द सिमिलर मैप, वो भी सेम मैप है, शोइंग वन रूट ईच फ्रॉम द रेलवे स्टेशन और द एयरपोर्ट टू इग्नू कैंपस एट मैदानगढ़ी। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो मैप था दिल्ली का वो स्केमा कहलाया, लेकिन उसमें किसी एक पर्टिकुलर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे एग्जांपल दिया है कि एक मैदानगढ़ी का जो रेलवे स्टेशन या उससे जो मैप है वो उसका क्या कहलाएगा, सब स्केमा कहलाएगा। तो स्केमा को हम लोग कहेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम लोग स्केमा कहेंगे, और सब स्केमा इसको बोलेंगे पूरे में से एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसी स्केमा का एक पार्ट को हम लोग सब स्केमा बोलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर स्केमा कौन डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर कौन बनाता है? अभी हम लोग जब कंपोनेंट देखेंगे तो क्लियर होगा। नेक्स्ट टर्म आपके सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी को हम लोग बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा और मेटा डेटा। मतलब किसी जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसके विषय में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड डेटा। देखो इट होल्ड्स detailed information about the different structure and data types, the details of the logical structure that are mapped into the different structure, details of relationship between data items, details of all user privileges and access rights, performance and resource with details। तो उसको हम लोग कहेंगे डेटा डिक्शनरी। यानी कोई पर्टिकुलर डेटा में कौन कौन सा क्या क्या ऑथोराइजेशन है, किस तरह का डेटा उसमें स्टोर होगा, उसका साइज क्या होगा, ये सारा जो डिटेल्स एक पर्टिकुलर डेटा के विषय में जहां रखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डेटा डिक्शनरी। अभी हम डायग्राम से दिखाएंगे जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट्स है, और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड। व्यूज हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स या फैसिलिटीज क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले कह रहा कि दो तरह का फीचर्स इसमें फैसिलिटीज है,
एक को हम लोग बोलते हैं DDL और दूसरे को बोलते हैं DML। देखिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और ये है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कह रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अभी हम लोगों ने DBMS का फंक्शन देखा था कि कैसे हम लोग फाइल को क्रिएट करेंगे, कैसे उस फाइल में डेटा को डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, हाउ दैट विल बी मॉडिफाइड, हाउ डेटा और रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, how that data will be retrieved selectively और collectively। ये सारा जो हमारे पास काम है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं DDL, एक होता है DDL के थ्रू डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और दूसरा है DML। यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड अ फैसिलिटी known as the DDL, which can be used to define the conceptual schema and also give some details about how to implement this schema in the physical devices used to store the data. This definition includes all the entity sets and their associated attributes as well as the relationship among the entity sets। कह रहा है कि DDL कमांड में उस DDL लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल स्केमा डिजाइन करेंगे, उसमें कौन सा डेटा होगा, किस तरह का डेटा होगा, ये सारा डिटेल्स हम लोग इसके DDL के थ्रू डिफाइन करेंगे। DDL of a DBMS invented a compiled form. The compiled form of the definition is known as data dictionary या डायरेक्टरी और सिस्टम कैटलॉग, जहां डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। लेकिन इसका काम केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा है कि इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो होगा DML। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। DML is a language that enables users to access or manipulate as organized by the appropriate data model. Data manipulation involves retrieving of data from the database, यानी डेटा से को रिट्रीव करने को हम लोग किसके थ्रू करेंगे, DML के थ्रू। Insertion of new data into the database and deletion or modification of existing data, ये सारे को हम लोग बोलेंगे। The first of three data manipulation operation is called the query, and the query is a situation statement in the DML that requests the retrieval of data from the database. The subset of the DML used to pose a query is known as query language. However, we use the item DML and query language, दोनों को हम लोग साथ साथ यूज करेंगे। किसको DML को और क्वेरी लैंग्वेज को। इसको हम लोग क्वेरी प्रोसेसर बोलेंगे, इसको प्रोसेसिंग करेगा। तो बेसिकली दो तरह की फैसिलिटीज है जो हम लोग देख रहे थे किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में है, तो DDL और DML। इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कंपोनेंट्स होंगे। ये एक लंबा बड़ा क्वेश्चन बनता है। एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो सबसे पहला है DML प्री कंपाइलर। DML is the abbreviation of data manipulation language through which you can insert a data in the database, you can retrieve the data, you can modify the data, you can delete a particular data. So this is one of the most important component of DBMS. So this is known as DML pre-compiler. मतलब before compilation there are some DML statements are the part of the database management system. दूसरा DDL compiler. DDL compiler converts the data definition statements into a set of tables. जहां हम लोग देखे थे ऊपर में कि DDL जो है एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। We can alter the table. Table मतलब where you are storing the information. That can be altered, that can be dropped. ये सारा फीचर्स किसमें है, DDL में। तो these are the most important component of
database management system, DML and DDL. Next is very important component is file manager. देखिए फाइल मैनेजर का काम, एक डायग्राम पहले हम दिखा लें आप लोगों को कि ये डायग्राम कैसे काम करता है। देखिए आपके सामने डायग्राम, देखिए अगर संभव है तो अगर आप लोगों के पास ब्लॉक है तो ब्लॉक में आई थिंक होगा, और नहीं होगा तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि डीबीएमएस के क्या क्या कंपोनेंट हैं और कैसे डिफरेंट कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। एक मिनट पानी पीते हैं। बेसिकली 3 तरह के यूजर्स आपको दिख रहे होंगे। आवाज आ रही है? यस हेलो, सर। देखो सबसे पहले है नेम यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये बेसिकली यूजर्स का टाइप है, डेटाबेस यूजर हम लोग इसको बोलते हैं। नेम यूजर किसको बोलेंगे बता सकेंगे? जिसको हमको कोई पता नहीं है, एकदम ऐसा यूजर जो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम समझ रहे होंगे, विच इज डिजाइन्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, या जिसके थ्रू प्रोग्राम डेवलप किया गया है उसे डेटा को रिट्रीव करना है। तो वो डायरेक्ट क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू लिंक करेगा, इंस्ट्रक्शंस या क्वेरी देगा। देखिए सबसे पहला है नेम यूजर, दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग को याद होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरफेस बनाता है सिस्टम के साथ, वो 2 तरीके से करता है, बाय यूजिंग द सिस्टम कॉल, एंड सेकेंड था बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। तो सिस्टम कॉल क्या होता है कि जैसे सपोज मान लिया जाए, मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक, हम कोडिंग किए हैं, एक पर्टिकुलर फाइल को हमको डिलीट करना है, तो फाइल को डिलीट करने के लिए हम लोग सबसे पहले, या कोई पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है और आपने डिलीट करने का कमांड दे दिया, बट वो फाइल है ही नहीं आपके डायरेक्टरी में, तो तुरंत क्या मैसेज देता है कि फाइल नॉट फाउंड। अब यहाँ आप देखिए, यू हैव गिवन द कमांड टू डिलीट योर फाइल ओनली, लेकिन जब फाइल को डिलीट करने की बात हुई तो सबसे पहला वो ऑटोमेटिकली एक इंटरनल वर्क क्या किया, ये पहले फाइल को सर्च किया कि इस नाम से फाइल है कि नहीं। हम तो सर्च करना नहीं बोले थे, जस्ट मैंने बोला था कि जस्ट डिलीट अ फाइल।
तो उसको हम लोग सिस्टम कॉल बोलते हैं। तो अब हमारे पास ये जो इंटरफेसिंग करना है, डीबीएमएस का डायग्राम दिखाना हुआ है। डीबीएमएस का कंपोनेंट में आपके पास क्या क्या दिखा रहा है, सो देखिए अभी हम लोग डीडीएल कंपाइलर और उसके बाद है डीएमएल प्री कंपाइलर, अगला है क्यूरी प्रोसेसर, उसके बाद है डेटाबेस मैनेजर, उसके बाद फाइल मैनेजर, और उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। कैसे ही काम कर रहा है सो देखिए। जैसे ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई कमांड या कोई इंस्ट्रक्शंस दिया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डीडीएल कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा उस कोड में, और डायरेक्ट देखिए इसका इंटरफेसिंग जो है किसके साथ है, डेटा डिक्शनरी के साथ। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट डेटा फाइल और डेटा स्टोरेज है, और यहाँ डेटा डिक्शनरी जो इस फाइल के विषय में भी डिटेल रखा है। अब फाइल मैनेजर का काम किसके साथ लिंक करता है, फाइल के साथ, डेटाबेस फाइल के साथ। लेकिन ये काम किसको, ये इंस्ट्रक्शंस कौन दिया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर का फंक्शन में डिफरेंस। बार बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है और किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे थे, देखिए सबसे पहले हम लोग दो देखे डेटाबेस, कौन कौन सा, डीएमएल प्री कंपाइलर और डीडीएल कंपाइलर। इसका काम क्या था, the DDL compiler converts the data definition statement into a set of tables. These tables contain information concerning the database and are in the form that can be used by other components of the DBMS, जिसको other components यूज करेगा। DDL compiler का काम इतना ही है। DDL स्टेटमेंट के थ्रू एक टेबल क्रिएट करना, यानी उसको कन्वर्ट करना, और उसका सारा डिटेल देख रहे होंगे अभी जो डायग्राम हम दिखा रहे थे कि किससे रिलेटेड था, डेटा डिक्शनरी से। अब उसके बाद आता है दूसरा फाइल मैनेजर। कह रहा है फाइल मैनेजर मैनेजेस द लोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क स्टोरेज and the data structure used to represent information stored on the disk. The file management manager can be implemented using an interface to the existing file subsystem provided by the operating system of the host computer, or it can be include the file subsystem retained especially for the DBMS. फाइल मैनेजर का काम है तो जो फाइल हम लोग क्रिएट किए उसके लिए डिस्क में एक स्पेस अलोकेट कराना, और वहां हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करेंगे उसमें डेटा स्टोर करने के लिए, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय फाइल मैनेजर। इसके बाद आपके सामने आता है डेटाबेस मैनेजर। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछता है कि राइट द फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजर, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस क्या है वो हम लोग देख चुके हैं। डेटाबेस मैनेजर का काम क्या है, सबसे पहला काम है देखिए इंटरैक्शन विद फाइल मैनेजर। मतलब डेटाबेस मैनेजर क्या करेगा, देखिए मैनेजर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, दोनों का अलग अलग काम है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कंप्लीट स्कीमा डिजाइन करना, और कौन सा यूजर्स को या कौन सा कंपोनेंट को क्या एक्सेस का परमिशन है वो केवल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही प्रोवाइड करेगा। और डेटाबेस मैनेजर का काम में ही है कि जो जो राइट्स या जो जो क्राइटेरिया जो डिफाइन किया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको इम्प्लीमेंट कराना, डेटाबेस मैनेजर का काम। मतलब टोटल स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें डिफरेंट तरह का राइट्स दिया कि क्या क्या आप कर सकते हो सारा ऑपरेशन, लेकिन वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं ये देखने का काम है डेटाबेस मैनेजर का। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकें थोड़ा
कि अगर हम लोग पूरे कॉलेज को डेटाबेस बोलें तो मान लिया जाए कि कॉलेज का प्रिंसिपल वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा, जो उन्होंने क्या किया, एक रूल बना दिया किसी पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए, कुछ ना कुछ प्रोसेस या रूल होंगे। तो मान लिया जाए कि सिंपल एक एग्जांपल बता रहे हैं कि उन्होंने एक रूल बनाया कि डिपार्टमेंट में प्रत्येक डिपार्टमेंट के बच्चे का अपना अपना एक यूनिफॉर्म होगा। दूसरा होगा कि क्लासेस इतने बजे से इतने बजे तक चलेंगे, कौन सा स्टूडेंट क्लास में जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, वो केवल एक रूल बना दिया। अब आप बताइए कि उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होगा? फाइल मैनेजर का, सॉरी डेटाबेस मैनेजर का। डेटाबेस मैनेजर कौन है? सिंपल समझिए, अगर हम एक डिपार्टमेंट को का हेडिंग कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस का मैनेजर मान लिया हम हैं। तो डेटाबेस मैनेजर का काम है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो जो रूल्स बनाए, जो स्कीमा उन्होंने डिजाइन किया, उसको फॉलो करवाना। और उसको फॉलो करते समय डेटाबेस मैनेजर क्या करेगा, वहां के जो मान लिया कि नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उसका हेल्प लेगा। सिंपल समझिए कि मान लिया जाए कि मैं डिपार्टमेंट का हेड हूं, तो हम कुछ सारे चीज को हम संभव नहीं कि हम कर पाएंगे, तो हम लोग नॉन टीचिंग को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, जिसको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं फाइल मैनेजर। उसका काम केवल मान लीजिए एक पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड जितने काम होंगे वो करेगा। तो पहला काम डेटाबेस मैनेजर का है इंटरेक्शन विद फाइल मैनेजर। समझ में आ रहा है? जो फाइल को हैंडल करेगा उसके साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन बनाना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, the raw data is stored on the disk using a file system which is usually provided by conventional operating system. So the database manager translates the various DML statements into low-level file system commands. Thus, the database manager is responsible for actual storing, retrieving, and updating of data in the database. तो दिस इज द पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस मैनेजर का है, इंटरेक्शन विद फाइल मैनेजर। दूसरा है इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट। ये क्या है भाई? इंटीग्रिटी क्या है? जैसे मान लिया जाए कि बैंकिंग सिस्टम में ये डिफाइन किया गया कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1000 रुपया होना जरूरी है, समझिएगा। तो अब क्या है कि अगर मान लिया जाए कि अगर पर्टिकुलर डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं आए, उसके लिए इंटीग्रिटी को हम लोग उसको डेटा इंटीग्रिटी को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना है। कैसे डेटा इंटीग्रिटी? थोड़ा समझिएगा क्या है। मान लिया गया कि यहाँ एग्जांपल देखिए, द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट में नेवर फॉल बिलो द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। मान लिया जाए कि 200 कह रहा कि 200 से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। Similarly, the number of holidays per year an employee may be having should not exceed 25 days. देख रहे हो? These constraints, जो restrictions है, must specified explicitly by the DBA. ये कौन डिफाइन किया है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो रूल बनाया, उसको मेंटेन करने का काम किसका है? डेटाबेस मैनेजर का। If such constraints are specified, then the database manager can take whether updates to the database result in the violation of any of these constraints, and if so, appropriate action will be imposed. मतलब अगर कहा कि जो DBA कंस्ट्रेंट डिफाइन किया वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? डेटाबेस मैनेजर का। इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने का काम किसका है? डेटाबेस मैनेजर का। सिक्योरिटी का मतलब समझिए कि ये सारा चीज डिफाइन कौन करेगा? डीबीए। केवल ये इसको
इन्फोर्समेंट कर रहा है। देखिए सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट ये डिफाइन नहीं करता, सिक्योरिटी ये डिफाइन नहीं करेगा, इंटीग्रिटी डिफाइन नहीं करेगा। ये केवल क्या करेगा कि जो डिफाइन किया गया है डीबीए के द्वारा उसको ये इंप्लीमेंट कराएगा। बैकअप एंड रिकवरी, किसी पर्टिकुलर डेटा से बैकअप लेना या रिकवरी करना, ये सारा काम किसका है? डेटाबेस मैनेजर का। कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर फाइल को एक से ज्यादा यूजर्स एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो किसको वो फाइल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको कंट्रोल करने का भी काम किसका है? डेटाबेस मैनेजर का। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजर, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डेटाबेस मैनेजर, तो ये आप लोग जो देख पा रहे हैं 5 डिफरेंट फंक्शंस या रिस्पांसिबिलिटी वो बताना है। इंटरेक्शन विद फाइल मैनेजर, इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, बैकअप एंड रिकवरी एंड कंकरेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कंपोनेंट है इसका क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर का मतलब है कि अगर कोई यूजर्स कोई क्वेरी प्रोवाइड करता है तो वो प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा मैनेजर क्या जो भी मान लिया कि डेटा, देखिए यहाँ पर लिखता है डेटाबेस यूजर रिट्रीव डेटा बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेरी इन द डेटा डीएमएल provided with the database. So the query processor is used to interpret the online user's query and convert it into the efficient series of operation in a form of capable of being sent to the data manager for execution. वो फिर किसको भेजेगा? डेटाबेस मैनेजर को देगा। वो डीएमएल का यूज करते हुए कन्वर्ट करके जो क्वेरी यूजर दिया था वो प्रोवाइड करेगा किसको? डेटाबेस मैनेजर को। Then the query processors uses the data dictionary to find the structure of the relevant portion of the database, and this information in modifying the query and preparing the optimal plan to access the database. Query processor basically आप कहेंगे कि जो query आप दिए हैं उसको प्रोसेसिंग करके डेटाबेस मैनेजर को प्रोवाइड कर देगा। अब काम है, सबसे बड़ा काम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, डीबीए। ये ओवरऑल कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर है, मालिक होता है पूरा डेटाबेस का। इसका काम क्या है सो देखिए, स्कीमा डेफिनेशन मैं बताया था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिफाइन कौन करेगा? डीबीए करेगा। मतलब जो फाइल होगा उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका क्या टाइप होगा, उसमें कितने बाइट्स या कितना उसका साइज होगा, ये सारा डेफिनेशन का काम किसका है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। कह रहा कि डिफाइन विद द ट्रांसलेट बाय द डीडीएल कंपाइलर्स सेट अ टेबल दैट आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी। और जो जब स्कीमा डिफाइन करेगा डीबीए तो क्या यूज करेगा? डीडीएल कंपाइलर को यूज करेगा। और ये कहां जाके स्टोर होगा? डेटा डिक्शनरी में। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन ऑफ डीबीए, स्कीमा डेफिनेशन। सिंपल समझिए कि जो अभी आप बैंकिंग सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जो भी आप कंप्यूटराइज सिस्टम आपके पास है उसमें जो स्कीमा जो डिजाइन करता है कि कौन सा लेवल के यूजर को क्या राइट्स है, ये भी यही डीबीए ही प्रोवाइड करता है। केवल डेटाबेस मैनेजर का काम है उसको इंप्लीमेंट करा देना। देखिए सबसे पहला स्कीमा, दूसरा क्या कर रहा है? स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। मैंने स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे डेटा एक्सेस होगा, ये डिफाइन कौन करेगा? डीबीए। स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, अगर कुछ मॉडिफिकेशन की भी जरूरत होगी अगर स्ट्रक्चर में, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी काम ये डीबीए का है। आगे देखिए, ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस। अभी मैं समझा चुका हूं कि कौन सा लेवल के यूजर को क्या ऑथराइजेशन है, ये कौन ग्रांट करेगा? डीबीए। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, देखिए वहां था इंटीग्रिटी कांस्टेंट इन्फोर्समेंट, वो उसको मेंटेन करने के लिए यूज करता था कौन? डेटाबेस मैनेजर। लेकिन इंटीग्रिटी कांस्टेंट होगा क्या, ये स्पेसिफिकेशन किसका कौन देगा? जैसे अभी हम बताए एग्जांपल कि किसी भी अकाउंट में बैलेंस 200 से कम नहीं होना, ये है इंटीग्रिटी रूल्स, इंटीग्रिटी स्पेसिफिकेशंस।
ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफिकेशन फॉर्म किया DBA, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए जो यूज होगा वो कौन करेगा? डेटाबेस मैनेजर, राइट। यस सर। नेक्स्ट देखो, डेटा डिक्शनरी हम जो बता चुके हैं वही है, और अब इसमें पूरा कंप्लीट आप अगर आप देखिएगा तो ये आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आएगा। क्या बताना चाह रहे थे, देखिए यहाँ सर डेटा देखिए, डिक्शनरी को सर हेडर फाइल बोल सकते हैं सर? डेटा डिक्शनरी को मतलब लाइब्रेरी बोल सकते हैं? नहीं, लाइब्रेरी हम नहीं कहेंगे। जैसे देखो, इस तरह का इसको हम बता रहे हैं, इसको हम लोग एक लाइन में इसको ऐसे समझो, डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा का मतलब समझिए, जैसे मान लिया जाए कि स्टूडेंट में आप एक डेटा हुए, आपका सारा इंफॉर्मेशन हम डालें। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग आपका नाम डाले, आपका एज डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, ये सारा क्या है? दीज ऑल आर डेटा। और इस डेटा के विषय मतलब डेटा के विषय मतलब क्या है? जो डेटा आप डाल रहे हो तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, जैसे नेम है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो है स्ट्रक्चर में जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा, वो सारा जो डिटेल रखेगा वो कहाँ रखेंगे? रखता है डेटा डिक्शनरी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डेटा डिक्शनरी को डेटा अबाउट डेटा। अभी आप देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि क्वेरी प्रोसेसर क्या करेगा, पहले डीएमएल प्रीकंपाइलर को डीएमएल प्रीकंपाइलर की सहायता से एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, और वो किसको दिया? डेटाबेस मैनेजर को। ये यहाँ से आया, और क्वेरी प्रोसेसर डायरेक्ट किसको दिया? डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर का लिंक किसके साथ? फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का इंटरफेसिंग किसके साथ? डेटा फाइल्स के साथ। And data dictionary also part of the database, where data files as well as data about data will be stored in the database. तो ये हमारे पास कंप्लीट DBMS का कंपोनेंट है, और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये आप लोग को समझना है। तो कह रहा है आइडियल डेटा डिक्शनरी शुड इंक्लूड एवरीथिंग अ DBA वांट्स। कह रहा जो DBA को जो चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगा? डेटा डिक्शनरी में। एडवांटेजेस क्या हो सकता है? पहला एडवांटेज है रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू रिडंडेंसी को कंप्लीट खत्म किया जा सकता है? हम क्या कहते हैं? रिडंडेंसी कंप्लीट तो नहीं खत्म होगा, लेकिन कम होता है। रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। इसका दूसरा एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ डेटा। एक ही जगह डेटा है डेटाबेस में, सारे एप्लीकेशंस, प्रोग्राम या यूजर्स उसको शेयर कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। डेटा इंटीग्रिटी इसका एडवांटेज देखिए, डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल करना बहुत ही आसान है DBMS में। जैसे एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं, ज्यादा क्लियर होगा, कि मान लिया जाए कि आप लोग के आपके पास एक जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म आप भरते हो, तो उसमें इंटीग्रिटी कांस्टेंट एक इस तरह का यूज किया गया कंस्टेंट्स कि एज होगा एक पर्टिकुलर एज से पहले का नहीं होना चाहिए। तो अभी जब आप ऑनलाइन भरते हैं फॉर्म, और जैसे ही उस इंटीग्रिटी को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो आगे आपको पढ़ने नहीं देता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। वही अगर ऑफलाइन होता है, यानी फाइल बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। कंट्रोल इंटीग्रिटी पर कोई ज़्यादा आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है डेटा इंटीग्रिटी। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आप किसी अकाउंटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, बैंक की बात कर रहे थे, आप जैसे ही 200 रुपया मान लिया जाए कि मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, और अगर आपके अकाउंट में 200 रुपया ही है, और अगर आप विड्रॉल करते हैं, तुरंत आप देखिएगा कि आपके पास ब्लैंक यूज कर रहे हैं, तो ब्लैंक पेज दिख जाएगा, बोलेगा कि विड्रॉल नॉट पॉसिबल। तो ये कंट्रोल इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, और अगर कहीं भी कुछ चेंजेस होता है, एक चीज और भी एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि अगर डेटाबेस के किसी भी सेक्शन से किसी पर्टिकुलर फाइल या इसमें चेंजेस करते हैं, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड simultaneously in all the locations।
सभी जगह उसको एक साथ क्या होता है दिखता है। जैसे सिंपल एग्जांपल समझिए, मान लिया जाए कि अगर हम लोग फाइल बेस्ड सिस्टम है और स्टूडेंट का सारा डिटेल एक फाइल में पड़ा हुआ है, और इसमें बस का, मान लीजिए बस का एक अलग सा फाइल है उसी स्टूडेंट लोग का कि कौन कौन बस से जाते हैं, और अचानक मान लिया मैनेजमेंट या जैसे स्टूडेंट का कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट अपना एड्रेस चेंज करता है, तो एड्रेस अगर चेंज किया तो मेन जो फाइल है उसमें चेंज हो गया, लेकिन बस वाले में अगर चेंज नहीं हुआ, वहां क्योंकि डेटा रिडंडेंसी है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा इनकंसिस्टेंसी, सर समझ में नहीं आ रहा है सर, जिसमें सुनाई भी नहीं दे रहा है। आरवी सिंह का बार बार माइक डिस्टर्ब कर रहा है। किसका? सर आरवी सिंह का बार बार ऑन हो रहे हैं, बार बार ऑफ हो रहे हैं, पता नहीं कौन है। उसको म्यूट कर दो बाबू। आरवी सिंह, हाँ म्यूट कर दो, हाँ ठीक। तो अभी हम बता रहे थे कि अगर एड्रेस चेंज होता है किसमें, बस मेन में, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर वो चेंजेस बस वाले फाइल में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर बच्चे को वहीं छोड़ेगा जहां पहले का एड्रेस उसमें स्टोर था। तो ये प्रॉब्लम अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अगर हम लोग करते हैं, डेटाबेस अगर सेंट्रलाइज होता है, तो एक जगह जैसे ही आप चेंज करते हैं दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल द एप्लीकेशंस, जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सब जगह सारे फाइल में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपके पास डेटा सिक्योरिटी, ये डेटा सिक्योर भी होगा इसमें, डेटा इंडिपेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशंस। देखिए एक एग्जाम आप में आपके पास क्वेश्चन आता है, लिखिएगा कम से कम पॉइंट जरूर लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। पर बार बार क्वेश्चन पूछा है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या है और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं। जरा सा हम लोग यहाँ डेफिनेशन देखेंगे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का। Physical data independence allows changes in the physical storage devices or organization of the files to be made without requiring changes in the conceptual view or any of the external view। यहाँ पर एक बार बार आ रहा है conceptual और external view, थोड़ा सा हम लोग इसको लगता है हमको बताना ही होगा। जो तीन तरह के व्यूज हैं डेटाबेस को जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें व्यू तीन तरह का है, तो तीनों व्यू क्या है उसको थोड़ा सा भी हम समझा रहे हैं। फिजिकल का मतलब हुआ, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जो फिजिकल डिवाइसेस जो यूज हो रहा है, जिसमें डेटा जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं, अगर इसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस करते हैं प्रोग्राम में, तो फिजिकल जो डेटा डिवाइसेस है उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं होगी। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का भी मतलब वही है कि अगर हमारे पास लॉजिकली अगर कोई प्रोग्राम में अगर कोई मॉडिफाई करते हैं तो उसके स्टोरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग को स्टोरेज चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, जिसको हम लोग लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और अगर हम लोग प्रोग्राम में कोई चेंजेस करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम में अगर कुछ चेंजेस करते हैं, तो स्टोरेज को चेंज करने की जरूरत नहीं होता है, नहीं स्टोरेज से रिलेटेड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और आप लोग के पास ये होगा, आपको लगता है डाउनलोड किए हैं आप लोग मटेरियल? यस सर। तो आप लोग देखेंगे उसमें होगा, ये जो जो टॉपिक हम बोल रहे हैं काइंडली उसको देख लीजिएगा। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है वो आपको बताना है। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस बार बार पूछता है, डीबीएमएस का एडवांटेजेस। फर्स्ट यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक केवल हम लोग ये देखें कि इसमें
क्या देखिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ डेटाबेस मैनेजर, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ड्रॉप बैक ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक है, चेक योर प्रोग्रेस में कुछ 2-3 क्वेश्चन दिया होगा, और सारे कंपोनेंट्स को आप लोग पढ़िएगा। मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी से पकड़ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे कि डेटाबेस मॉडल्स कितने तरह के होते हैं। डेटाबेस मॉडल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे, वैसे तो 4 है। रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो हम लोग को मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो टाइप्स ऑफ रिलेशनल मॉडल के विषय में पूछेगा, और दूसरा पूछता है मेन हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल को बहुत डिटेल में। तो ये आपका था यूनिट 1। जरा सा हम लोग देखते हैं यूनिट 2 में फिर हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, डेटाबेस मॉडल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है कि वन कैन, थोड़ा सा DBMS is a mechanism for coordinating the storage and retrieving of data in such a manner that its integrity, consistency and availability is ensured। जो हम लोग अभी ऊपर हम लोग देखे, अब हम लोग कह रहे हैं कि इसके आर्किटेक्चर को, इस अप्रोच को हम लोग किस तरह से डिफरेंट मॉडल्स में हम लोग बांटेंगे। पहला है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, छोड़ दीजिए। देखिए, ये हम लोग देखेंगे इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल। एक इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हो गया, दूसरा हम लोग बोल रहे थे रिलेशनल मॉडल, तीसरा है नेटवर्क मॉडल, और चौथा है हायरार्किकल मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है कि इंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, और एट्रीब्यूट क्या है। देखिए, ईआर मॉडल में चार्जिंग खत्म हो रहा है, 18। सर यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिएगा ना, तो थोड़ा इस पिक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। किसमें क्लिक करेंगे? ये जो बार है ना, बार के बीच में एक ट्रायंगल टाइप का है, यहाँ हाँ, पे ये क्लिक कर दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं, मेरा चार्जिंग नहीं था, ले रहा है अभी। ईआर मॉडल में जैसे देखो,
ऐसा रुकना तो चार्जिंग क्यों नहीं ले रहा? बीच में रुक जाए। बार बार ही मैसेज आ रहा है। एक मिनट भाई, क्यों नहीं ले रहा? देखो ER मॉडल, entity relationship models for data uses 3 features are described at data. पहला entity जिसको कह रहा है which specify distinct real world items in an application. Relationship which connects entities and represents meaningful dependencies between them, or attributes which specify property of entities and relationship. एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम आप लोग को बता चुके हैं स्टूडेंट का एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वेंडर सप्लाइंग आइटम्स टू द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल इज एन एंटिटी। कह रहा है वेंडर क्या एक एंटिटी है, द आइटम ही सप्लाइज इज अनदर एंटिटी, आइटम दूसरा एंटिटी है। अ वेंडर एंड एन आइटम आर रिलेटेड इन द सेंस दैट a vendor supplies an item, दोनों के बीच ये रिलेशनशिप है। So the act supplying defines a relationship between a vendor and an item. An entity set is a collection of similar entities. अगर एक से ज्यादा एंटिटीज को एक साथ हम लोग कलेक्ट करें तो उसको एंटिटी सेट को बोलेंगे। You can thus define a vendor set and item set or the entity set. Each member of an entity set is described by one attribute. For example, a vendor may be described by the attributes vendor code, vendor name and address. आइटम का है आइटम कोड, आइटम नेम, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है? सप्लाई का रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट। The relationship also can be characterized by the number of attributes. We can think of the relationship as supply between vendor and द आइटम एंटिटीज। देखिए वेंडर एक एंटिटी हुआ और वेंडर का जो सेट होगा उसको हम लोग एंटिटी सेट कहेंगे, एक से ज्यादा वेंडर्स। आइटम दूसरा एंटिटी है और दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? सप्लाई का, मतलब वेंडर कैन सप्लाई द आइटम, तो सप्लाई का जो रिलेशनशिप होगा उसके भी एट्रीब्यूट होंगे। उसमें क्या क्या होगा? ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ सप्लाई। तो कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट्स, जो डिफरेंट एंटिटी सेट्स के भी जो रिलेशनशिप होगा वो तीन तरह का मेनली होता है। एक को हम लोग बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो वन टू मेनी होगा तो उसको हम लोग रिवर्स अगर बोलेंगे तो मेनी टू वन। मतलब ये रिलेशनशिप एंटिटी सेट में कितने तरह का देख पा रहे हैं? चार। वन टू वन रिलेशनशिप, one to many relationship, many to one relationship and many to many relationship. So the one to one relationship between entity sets like E1 and E2 indicates that for each entity in either set, मतलब E1 और E2, there is at most one entity in the second set that is associated with it. One to many का मतलब हो गया एक सेट, many one to many का मतलब हुआ, जैसे सिंपल एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। वन टू वन रिलेशनशिप में बोल रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो उसका एक ही मैनेजर होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग आप देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंट रिलेशनशिप, ये दोनों के बीच में जो हमारे पास रिलेशनशिप टाइप होगा डिपार्टमेंट और मैनेजर के बाद,
1:1, मतलब एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होगा और एक मैनेजर किसी एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप 1:1। क्लियर? देयर इज ओनली वन मैनेजर पर डिपार्टमेंट एंड अ मैनेजर मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट। दिस रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी इज 1:1। समझ में आया? 1:1 रिलेशनशिप। अब यहाँ आप देखिए, आपके सामने है सम इंस्टांस ऑफ 1:1 रिलेशनशिप। डिपार्टमेंट 1 मैनेजर 1, डिपार्टमेंट 2 मैनेजर 3, डिपार्टमेंट 3 एक 1:1 है। प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर होगा और एक मैनेजर एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अगला है 1:many। कैसे दिखाते हैं डायग्राम में, सो देखिए। 1:1 relationship exists from the entity managers to the employee because there are several employees reporting to the managers। यहाँ गलत लिखा हुआ है 1:1, 1:many होगा ये। 1:many relationship exists from the entity manager and employee। एक मैनेजर होगा और उसके अंदर बहुत सारे एक ही मैनेजर होगा। उल्टो अगर हम लोग उसको बोले एम्प्लॉई मैनेजर की रिलेशनशिप तो मेनी टू वन कहेंगे, और मैनेजर टू एम्प्लॉई के रिलेशनशिप अगर हम लोग कहेंगे तो 1:many कहलाएगा। 1:many। देख लीजिए यहाँ मैनेजर 1 जो है एम्प्लॉई 1 को भी मैनेज कर रहा है, एम्प्लॉई 2 को। मैनेजर 2 किसको किसको कर रहा है? एम्प्लॉई 2 और एम्प्लॉई 3। और मैनेजर 3 किसको? एम्प्लॉई 1 और एम्प्लॉई 3। इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे 1:many। और इसका रिवर्स अगर हम लोग बोले तो दिस इज द many to one। और यहाँ आप देखिए एम्प्लॉई और प्रोजेक्ट के बीच में रिलेशनशिप जो है many to many रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एम्प्लॉई एंड द एंटिटी प्रोजेक्ट कैन बी derived as follows। ईच एम्प्लॉई कुड बी इन्वॉल्व इन द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एक एम्प्लॉई एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। एंड अ नंबर ऑफ एम्प्लॉई कुड बी वर्किंग ऑन द गिवन प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा एम्प्लॉई भी काम कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप में दिखाया हुआ है, आप देखिए। अब हम लोग इस ER डायग्राम में हम लोग को बहुत कुछ देखना है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। कह रहा है इस डायग्राम से हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन दिखा पा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास है रिलेशनशिप का डायग्राम। ये है हमारे पास इस जो आप देख रहे हो रेक्टेंगल, ये हमारा एंटिटी है। और ये जो ओवल का साइन देख रहे हैं ये इसका एट्रीब्यूट है। अब देखिए वेंडर हमारे पास एक एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट है वेंडर कोड, वेंडर नंबर, वेंडर एड्रेस। आइटम एक एंटिटी है, आइटम का जो है आइटम कोड और आइटम नेम। सप्लाई नाम का हमारे पास एक रिलेशनशिप है, इसके भी एट्रीब्यूट है। क्या क्या एट्रीब्यूट है भाई? डेट ऑफ सप्लाई, और हमारे पास दूसरा क्या है? क्वांटिटी सप्लाई, कितना क्वांटिटी सप्लाई हुआ, ऑर्डर नंबर। और यहाँ पर आप देखिए इसका एक कोड लिखा हुआ है वेंडर कोड, मतलब कौन वेंडर कर रहा है। और एक इसमें हम लोग को दिखाएगा आइटम नेम। देखिए यहाँ पर आइटम नेम एक रिलेशनशिप है। तो ये डायग्राम हम लोग बोलते हैं वेंडर आइटम्स एंड देयर रिलेशनशिप। वेंडर आइटम के बीच क्या रिलेशनशिप है, यहाँ एक लाइन छूटा हुआ है, ये रिलेशनशिप को दिखा रहा है। वेंडर और आइटम के बीच जो रिलेशनशिप बन रहा है वो सप्लाई का है। तो अब हम लोग किसी भी एंटिटी सेट को रिलेशनशिप को हम लोग जो दिखाएंगे उस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखिए यहाँ पर आपके सामने बताइए टीचर क्या है, बोलो। यस सर। टीचर एंटिटी, टीचर आईडी, बोलो टीचर आईडी क्या होगा? ये क्या है? एट्रीब्यूट सर। एट्रीब्यूट। अब इसमें आप देख रहे होंगे एडवाइसेस, टीचर आईडी, स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट आईडी, ये इसमें जो डार्क किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की किसको कहते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कीज पढ़ेंगे, और उसके बाद ER डायग्राम हम लोग बना के दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप को डायग्राम के थ्रू दिखाया है। टीचर के बीच रिलेशनशिप है टीचेज, यहाँ टीचर नहीं होगा, यहाँ टीचेज होगा। यहाँ होगा
हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो। हाँ वो सर का कट गया। अच्छा, अरे पता है सर का कुछ दूसरा ही टाइप का बुक है। हम लोग जो डाउनलोड किए हैं वो दूसरा टाइप का है। मेरा जो डाउनलोड किया ना उसमें डायग्राम ही नहीं दिया है। ये कौन वाला डाउनलोड किए पता नहीं सर। हम देखे बहुत सारा डायग्राम गायब है उसमें। पूछना होगा इनको कौन सा ये प्रिंट रिप्रिंट डाउनलोड किए हैं। ये जिनका जो पैटर्न है ना इस तरह बताने का, इस तरह से नहीं है हम लोग, मेरा मतलब उसमें। नहीं मेरा में बहुत सा पेज में डायग्राम ही नहीं दिया है। तुमको जो लिंक दिया था वही डाउनलोड किया ना। नहीं नहीं हम अलग से किए डाउनलोड। अच्छा। उसने गूगल में सर्च करके। सर लेफ्ट हो गया। नेटवर्क इशू होगा कुछ इसलिए। फोन आ गया वो। लेकिन आज सर खतरनाक पड़ा है क्या। सिर्फ रीडिंग करे। क्या करेगा, लेफ्ट होगा। वेट कर लेते तो। हेलो सर का थोड़ा नंबर हमको दे देना तो। सर लेफ्ट होते हैं, हमको लगता नहीं आएंगे सर। टाइम। सुमित। लो ना, लो नंबर लो, सर, 94 लिखो। हाँ लिखो 94 हाँ बोलो। 11 हम्म